वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के अगली कक्षा में उपस्थित हैं। कक्षा में विलंब हुई है और विद्यार्थियों के आग्रह पर आज हम जो व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे संधि। संधि अत्यंत महत्वपूर्ण एक विषय है, एक विषय बिंदु है, एक चैप्टर है व्याकरण का, जो सीख लेना अत्यंत आवश्यक है परीक्षा के लिहाज से भी। तो चलिए आज हम सब करेंगे संधि का अध्ययन। यदि आप संधि के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं तब आपके लिए कक्षा अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि आज हम संधि को शून्य से शिखर तक की यात्रा करेंगे। तो याद रखिएगा, शून्य से शिखर तक संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, हम लोग पढ़ेंगे जो वह पढ़ेंगे संधि। हमारा विषय होगा संधि। पहला प्रश्न यही से बनता है, यदि कोई हमसे यह पूछ ले कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का जो अर्थ होता है वह जोड़ होता है। संधि का अर्थ जोड़ या मेल होता है। पहला प्रश्न कोई पूछ दे कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ जोड़ या मेल होता है। चलिए, ये तो आप जान गए कि संधि का अर्थ जोड़ या मेल होता है। लेकिन एक प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। खैर, संधि का संधि विच्छेद हम जरूर जानेंगे, पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। संधि की परिभाषा क्या होती है? तो संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से बनने वाला विकार संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, यहां से छूट गया है वो आप देख लीजिएगा, दो वर्णों के मेल से, ठीक है, दो वर्णों के मेल से बनने वाला विकार संधि कहलाता है। तो पहला प्रश्न ये जगता कि विकार आखिर है क्या। हम जानेंगे कि विकार क्या है, क्योंकि विद्यार्थी को यही नहीं पता रहता कि विकार क्या है। कह दिया जा रहा है दो वर्णों के मेल से बनने वाला विकार, तो कौन सा विकार बनेगा, वो संधि कहलाता है। चलिए पहले हम संधि का उदाहरण देख लेते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ये हुआ। दूसरा हम लेते हैं भावार्थ। भाव जोड़ अर्थ, तो बनेगा भावार्थ। भावार्थ, समझ गए? तो ये क्या कहलाता है? संधि। संधि में एक चीज और ध्यान देना है कि जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, जब किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों टुकड़े का, दोनों भाग का, है ना, कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होता है, दोनों टुकड़े का अर्थ होता है और होना भी जरूरी है। जैसे किसी शब्द को हम अलग करते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है, और जब दो अलग अलग टुकड़े को, अलग अलग खंड को एक करते हैं तो उसको संधि कहते हैं, या संधिकरण कहते हैं। याद रखिएगा, हमने यहाँ विद्यालय का संधि विच्छेद किया है, भावार्थ का संधि विच्छेद किया है। लेकिन यदि ये नहीं रहता, केवल विद्या धन आलय रहता और यहाँ हम लिख देते विद्यालय, तो विद्यालय संधि होता। हमने संधि किया, जोड़ किया, जबकि यहाँ क्या है? संधि विच्छेद किया। तो एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि संधि का संधि विच्छेद क्या होता है ना, कभी पूछ ले संधि का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका होता है समधन भी, समझोर भी होता है संधि। अब यह भी पूछ ले कोई आपसे कि बताइए कि संधि का संधि विच्छेद क्या है, तो आप कहिएगा समझोर धी, है ना, संधि। लेकिन यह पूछ ले कि संधि किस संधि का उदाहरण है। चलिए आपसे एक प्रश्न है, बताइए कि संधि किस संधि का उदाहरण है, तब आप क्या करिएगा? जवाब दीजिए। तो संधि व्यंजन संधि का उदाहरण है। देख लीजिए, वो पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब हमारे पास प्रश्न निकल के आता है कि सर हम जरा विकार के बारे में हमें बता दीजिए कि विकार है क्या, विकार का मतलब क्या होता है। याद करिए, हम लोग पढ़े शब्द विकारी अविकारी शब्द।
तो विकार का अर्थ जो होता है, हम यहां लिख लेते हैं विकार, है ना। विकार, विकार का जो अर्थ होता है वह होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, या हम इसी को बोलते हैं बदलाव। बदलाव, परिवर्तन या बदलाव, जिसमें परिवर्तन हो। जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद एक नए ध्वनि का, व्यंजन का या वर्ण का जो बनेगा वही संधि कहलाएगा। तो विकार का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन या बदलाव होता है। जैसे हम यह कह सकते हैं, अचानक यदि आप ठीक है, यदि आपके अचानक आपके सर में दर्द हो गया तो आप कह सकते हैं कि मेरा मतलब हमारे अंदर विकार आ गया। पेट में दर्द है तो आप कह सकते हैं कि इन दिनों में विकार हो गया। फीवर आ गया तो आप कह सकते हैं कि विकार है। तो परिवर्तन जो हुआ वो परिवर्तन ही क्या कहलाता? विकार कहलाता है। ठीक है, तो संधि का संधि विच्छेद समझोर धी, है ना। अब विकार का अर्थ परिवर्तन या बदलाव, है ना। तो संधि किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि संधि के भेद पर बात कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संधि के भेद से पहले, बात करने से पहले, जिसे संधि के बारे में कुछ नहीं पता है उनको समझाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। यदि आप संधि नहीं समझते तो इसको ध्यान से देखिए, संधि एकदम समझ में आएगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। हम लिखते हैं स्वर वर्ण। यहां समझिए, संधि एकदम समझ में आएगी, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन भी है कि आपको आ जाएगी समझ में। चलिए हम लिखते हैं स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब ध्यान दीजिए इनको, ये सब के सब क्या है? सब स्वर वर्ण है। अब जानिए स्वर वर्ण, और नीचे हम लिखते हैं मात्रा या फिर मात्रिक चिन्ह लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हम यहां लिख देते हैं मात्रिक चिन्ह, या मात्रा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मात्रा, देखिए अ का कोई भी निश्चित मात्रा नहीं होता। अ का कोई निश्चित मात्रा, अ का मात्रा मात्रिक चिन्ह ही नहीं है। आ का जो मात्रा है वो इस प्रकार से है, हर्षई की जो मात्रा है इस प्रकार से है, दीर्घई का इस प्रकार से, हर्षऊ का इस प्रकार से, और दुर्गऊ का ऐसे है, री का ऐसे है, और ए का, आई का, ओ का और औ का। ये स्वर वर्ण का मात्रिक चिन्ह है, ये याद कर लीजिए। ये समझ में आ गया तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि जिस भी व्यंजन के साथ इनमें से 10 में से कोई एक मात्रिक चिन्ह लगा हुआ हो तो उसको निकाल देना। अगर इनमें से कोई नहीं है तो उसमें आ है। जैसे हम लिख के एक और समझा देते हैं आपको। जैसे मैं लिखूं यदि क, अधिक क में हलंत दे दिए तो क्या है? इसमें किसी की मात्रिक चिन्ह नहीं है, हम अधिक क लिखते हैं, और क में हलंत नहीं है तो इसका मतलब क में अ की मात्रिक चिन्ह या मात्रा मौजूद है। यदि हम लिखते हैं का तो का में आ की मात्रा, देखिए ये खड़ी पाई यहाँ आ गया ये वाला, तो ये देखिए यहाँ क के पास ये डायरेक्ट ना लिख करके ये आकार की तरह लिखा गया है। ये मात्रिक चिन्ह किसी भी व्यंजन के साथ में स्वर का मात्रिक चिन्ह ही आता है, संभवतः ज्यादातर। समझे, कहीं ऐसा होता है कि आ जाता है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। उसके साथ उसका मात्रिक चिन्ह ही आता है। उसके बाद हम लिखे की, तो आप देखिए हर्षई की मात्रा क में है तो ये आ गया की, दीर्घई की मात्रा हो गया, हम लिखे कु, हर्षऊ की मात्रा कु लिखे, दुर्गऊ की मात्रा। अगर इसमें री की मात्रा मिलानी हो, देखिए री वाला आ गया है, तो जब हम संधि विच्छेद करते समय देखेंगे कि किसमें कौन सी मात्रा है, तो जहां री रहेगा तो यहाँ ये से लिखेंगे, जहां ये रहेगा तो ये वाला लिख करके हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, यदि हम लिखते हैं के तो इस प्रकार से ए की मात्रा रहेगी। अगर जहां देख सकते हमें ए की मात्रा है तो आप देखिएगा कि इसे ए लिखा हुआ है, ए लगा हुआ है स्वर। अगर किसी में आई लिखा हुआ था कै हो जाएगा, और इसी को और कौ लिखा जाएगा। ठीक है, ये मात्रिक चिन्ह है। हम सभी जानते हैं कि व्यंजन वह होता है जिसमें हलंत लगा हुआ होता है, जिसमें हलंत लगा हुआ, अच्छा जिसमें हलंत न लगा हुआ नहीं रहेगा उसमें स्वर की मात्रा मौजूद रहेगी। देखिए यहाँ पर इसको देखिए, इसमें हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर की मात्रा नहीं है, स्वर रहित है। जैसे हम लिखते क तो क में देखिए इसमें से कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसके साथ क्या है? आ का मात्रिक चिन्ह या मात्रा इसके साथ मिला हुआ है। इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, है ना, ये वाला देखिए आपको दिखाई देंगे। देखिए
ये सब के सब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बताइए कि ये चीज आपको याद रहने वाला है कि नहीं। यदि ये याद रहेगा तो मुझे यकीन है, मैं फिर विश्वास के साथ कहता हूं कि आप संधि समझने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार है। ये चीज होना अनिवार्य है, इसका ज्ञान आपके भीतर होना आवश्यक है, तब संधि आसान हो जाएगी, नहीं तो कठिन ही होगा। तो इतना तो हम यकीन कर सकते हैं, आपको इतना समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि संधि के कितने भेद हैं और कितने प्रकार हैं। संधि के भेद। अब संधि के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, हम उसके बारे में ज्ञान अर्जन करेंगे। ठीक है, तो संधि का भेद जो है वह 3 है। संधि के कितने भेद? तो 3 भेद। कौन कौन? तो हो जाएगा पहला स्वर संधि, पहला है स्वर संधि। दूसरा होगा व्यंजन संधि और तीसरा होगा विसर्ग संधि। अब ये 3 संधि के भेद हैं। अब जानिए तीनों भेद के बारे में। हम इन तीनों भेद पर पहले एक संक्षिप्त तरीके से बात कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला है स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या है? स्वर संधि में 2 स्वर आपस में मिलेंगे और एक नए स्वर की रचना करेगा, है ना। 2 स्वर के आपस में मिलने से जो एक नए शब्द बने, नए स्वर बनेंगे, वही विकार कहलाएगा और उसी के परिवर्तन के कारण नए शब्द बनेंगे और अपना अर्थ भी देगा। तो स्वर वर्ण में क्या, स्वर संधि में क्या होता है, माफ करिएगा, स्वर संधि में क्या होता है, 2 स्वर आपस में मिलेंगे कि 2 स्वरों के आपस में मेल से बनने वाला विकार स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, 2 स्वरों के मेल से बनने वाला विकार, है ना, हम लिख सकते हैं 2 स्वर वर्णों के मेल से बनने वाला विकार स्वर संधि कहलाता है। तो 2 स्वर वर्णों के मेल से बनने वाला विकार या उत्पन्न होने वाला विकार या पैदा होने वाले विकार स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि में याद रखिएगा कि जब शब्द का खंड या टुकड़ा करेंगे तो दोनों तरफ स्वर ही होगा। चलिए अब एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो हम इसके लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं स्वर संधि में, अभी भी लिया था उसी को ले लेते हैं फिर से, विद्यालय, है ना, विद्यालय। अब देखिए संधि विच्छेद कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, विद्या जोर आलय। अब कह रहा है कि दोनों तरफ स्वर का होना अनिवार्य है। अब देखिए इसमें आकर की मात्रा दिख रही है कि नहीं, और इधर भी आपको आ की मात्रा दिख रही है। तो क्या करना है, जब किसी शब्द का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तब क्या ध्यान देना है इसमें। तो मान लीजिए कि ये जो 2 बॉक्स हैं, आप इसको बॉक्स नहीं समझिए, आप इसको समझिए इंजन है ना। इसको जानिए कि ट्रेन का इंजन है, ठीक है, इतना जानना है आपको। ये क्या है, इंजन है, और ये क्या है, बोगी है। मतलब कल्पना करना है तो नहीं, पर कल्पना करना है, ठीक है। अब क्या देखिएगा कि जो इंजन रहता है ना और बोगी रहता है, तो इंजन के पीछे में बोगी जुड़ता है। तो ये इंजन है तो इसके पीछे देखिए, इसके पीछे की मात्रा हमको निकालना है। तो देखिए इसके पीछे की मात्रा आ दिख रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, इससे हम आ की मात्रा को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और जो बोगी होता है ना, उसके आगे जोड़ने वाला चीज रहता है। तो ये देखिए यहाँ आगे इधर भी क्या है, आ की मात्रा है। तो इसी के मेल से जो बनने वाला विकार होगा वो आ ही बनेगा, यही विकार कहलाएगा। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, स्वर हैं, दोनों तरफ स्वर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। मैं केवल आपको समझाने के लिए ये बात बताया हूं,
हम इस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे और मुझे यकीन है, मैं कह रहा हूं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं कि मुझे विश्वास है कि आप सीख जाएंगे। ते हुआ, लेकिन यहां भी हमारे पास एक प्रश्न निकल के आता है, ठीक है स्वर संधि है तो स्वर संधि, स्वर संधि के भेद या प्रकार भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भेद और प्रकार दोनों एक ही है। तो स्वर संधि जो है, स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने हैं? तो स्वर संधि के भेद या प्रकार ढेर सारा है। मतलब ढेर सारा का मतलब क्या? 5। ठीक है, तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि, तीसरा क्या है? तीसरा है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, है ना। और चौथा क्या है? चौथा यन स्वर संधि, और आखिर पांचवा क्या है? अयादि स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद हैं। आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद, तो 5 भेद। कौन कौन? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो चलिए पहले संधि के भेद कितने? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है, उसके बाद स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए इस पर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा व्यंजन संधि के ऊपर बात कर लेते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है कि जैसे किसी शब्द का टुकड़ा या खंड करेंगे, जब 2 भागों में बांटेंगे और दोनों टुकड़ों का अर्थ होना चाहिए, सब दोनों संधि में यही होता है। तो जैसे 2 टुकड़ा करेंगे तो व्यंजन में क्या होगा? एक तरफ व्यंजन होना अनिवार्य है, एक तरफ व्यंजन का होना अनिवार्य है, एक तरफ स्वर हो सकता है, एक तरफ व्यंजन होगा ही, या दोनों तरफ व्यंजन हो या एक तरफ होना ही चाहिए, लेकिन दोनों तरफ स्वर नहीं होगा। जैसे ही दोनों तरफ स्वर आ जाएगा बस स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। किसके उदाहरण मिलेंगे? स्वर संधि के। व्यंजन संधि में दोनों तरफ व्यंजन हो सकता है या नहीं तो एक तरफ व्यंजन और एक तरफ आपको स्वर मिलेगा। चलिए विसर्ग संधि में भी विसर्ग का होना तो अनिवार्य ही है। तो चलिए हम लोग जो आज पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि, है ना। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो क्यों ना हम शुरू करें दीर्घ स्वर संधि। चलिए हम शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि। चलिए हम इसको दीर्घ स्वर संधि, ये रहा हम लोगों का दीर्घ स्वर संधि। एक चीज और जान लीजिए, दीर्घ स्वर संधि पढ़ने से पहले हम दीर्घ स्वर संधि के जो नियम है उस पर बात कर लेते हैं, तो एकदम आसान हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि के नियम, है ना, हम लोग नियम पर बात कर ले तो बेहतर होगा और उसी पर चलेंगे, है ना। तो हम नियम पर बात कर लेते हैं। नियम क्या इसका कहता है? नियम, पहला नियम है, या फॉर्मूला कह लीजिए, सूत्र कह लीजिए, जो कह लीजिए आप, आ जोड़ आ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ, है ना, और आ जोड़ आ बराबर आ, उसके बाद आ जोड़ बराबर आ, तो फिर बनेगा आ। ये चारों कंडीशन में आ ही बनेगा। आ के बाद आ जाए मतलब बॉक्स वाला याद करिए, जिसको हमने इंजन कहा था और बॉगी कहा था। तो इंजन वाला जो पीछे वाला भाग मात्रा रहेगा उसमें आ रहे या पहले में आ रहे तो पर भी आ बनेगा। इस चारों स्थिति में आ ही बनेगा। दूसरा देखिए, अब दूसरा हम देखते हैं। पहला ये है नियम, दूसरा नियम देखिए क्या कह रहा है कि हर सही के बाद हर सही आए तो क्या बनेगा? दीर्घई, और दीर्घई के बाद दीर्घई आए, ठीक है, तो पर भी बनेगा दीर्घई, और दीर्घई के बाद
क्या आए, हर्षई आए तो पर भी बनेगा दीर्घई, और हर्षई के बाद क्या आए, दीर्घई आए तो पर भी बनेगा दीर्घई। इस चारों स्थिति में दीर्घई ही बनेगा। चलिए अब क्यों बनेगा वो देखिए, हम इस पर भी बात करेंगे। अब तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कह रहा है कि हर्षहु जोर हर्षहु तो बनने वाला विकार होगा दुर्गऊ, उसके बाद दुर्गऊ जोर दुर्गऊ तो बनेगा दुर्गऊ, दुर्गऊ जोर हर्षहु तो बनेगा दुर्गऊ, है ना, हर्षहु जोर दुर्गऊ तो बनेगा दुर्गऊ। ठीक है, अब ये हर एक स्थिति में ये बनेगा। आप एक चीज पे गौर कर रहे हैं कि छोटा छोटा मिलकर बड़ा बन रहा है हर चीज में। देखो आ बन रहा है, दीर्घ ई बन रहा है, दीर्घ उ बन रहा है। क्यों ऐसा बन रहा है? क्योंकि इसका नाम ही है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ है ना, शब्द है वह दीर्घ, है ना, दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और इसमें बड़ा बड़ी मात्रा बन भी रही है। देख लीजिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब हम बात करते हैं संधि विच्छेद पर, और आप देखिए कैसे समझ में आता है आपको। हम पहला उदाहरण लेते हैं आपके सामने, पहला उदाहरण, पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं। अब पहला उदाहरण क्या है, हम लेते हैं एकदम विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना है, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी। अब मैंने ये भी वाला वो कहा था कि जैसे शब्द का खंड या टुकड़ा करेंगे तो दोनों का सार्थक अर्थ होगा, तो विद्या धन अर्थी। अब देखिए कि विद्या का क्या अर्थ होता है? विद्या का अर्थ ज्ञान, अर्थी मतलब विद्यार्थी के अर्थ क्या कहते हैं? विद्या का अर्थी ढोने वाला नहीं, विद्या का अर्थ ज्ञान से संबंधित है। और यहाँ अर्थी का मतलब वो अर्थी नहीं कि मर जाने के बाद जो कांधे पर लेकर चलता, नहीं, यहाँ अर्थी मतलब अर्थ से है। अर्थ का अर्थ उद्देश्य है, मतलब ज्ञान के उद्देश्य से जो चीज अर्जित की जाए। जब ज्ञान के उद्देश्य से पुस्तक लेके चलते हैं, जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, अध्ययन करता है, तो उसे विद्यार्थी कहा जाता है। अब देखिए बॉक्स पहला, दूसरा बॉक्स मतलब ये क्या है? इंजन है। इंजन का पीछे वाला मात्रा किसकी मात्रा है? तो कहिएगा इसमें तो आ की मात्रा है। इधर क्या है? अर्थी में, तो बोलिएगा ये आ की मात्रा है। अब देखिए ये वाला नियम कौन सा है? आज और अ, आज और अ। देखिए यहाँ ये वाला नियम लागू हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। अब देखिए, अब हम जांच करेंगे कि हमारा ये संधि विच्छेद सही है कि गलत। जैसे गणित में होता है ना, गणित जब बनता है तो हम चेक करते हैं कि हमारा बना हुआ जो गणित है, हिसाब है, वो सही है कि गलत है। वैसे हमारा विद्या धन अर्थी सही है कि गलत है, इस फॉर्मूला पर हम इसको परखते हैं, इस सांचे पर ढालने का प्रयास करते हैं। यदि इस फॉर्मूला पर ये साबित हो जाएगा, सही निकल के आएगा, तब क्या होगा कि हमारा संधि विच्छेद सही है, नहीं तो नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि शब्द के या शब्द का हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जैसे आदमी मरता है तो पता लगाया जाता है कि कैसे मर गया, है ना। आदमी मरेगा तो पता लगाता कि जहर खा के मरा है, कि फांसी लगा के मरा है, कि कोई मार दिया है गला दबा के, तो उस रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब स्पष्ट हो जाता है। वैसे ही ये बना कैसे है ये स्पष्ट हो जाएगा। अभी देखिए मैं एक शब्द का पोस्टमार्टम करता हूं, क्या है। अब बताइए, जिस व्यंजन से मात्रा स्वर की निकल जाएगा तो व्यंजन आधा रहेगा, स्वर रहित हो जाएगा। अब यहाँ आ की मात्रा निकल गई थी, यहाँ क्या होगा? हलंत लग जाएगा। अब यहाँ से आ की मात्रा यहाँ लिख देती, इसका खत्म हो गया, काम तमाम हो गया। तो यहाँ बनने वाला विकार हम लिख देते हैं आ। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा जाएगा, है ना, हलंत। हालांकि देखिए एक चीज हम आपको बता देंगे, ये चीज चलिए हम लिखते हैं वी आधा द और आधा य, और बनने वाला विकार हमेशा बीच में, तो बनने वाला विकार आ है। उसके बाद ईद खत्म हुआ, है ना, ये लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए कि स्वर वर्ण उसी में जाके जुड़ता है जब कोई व्यंजन मिल जाए उसे। तो देखिए स्वर ये है, स्वर वर्ण है, इसके बाद ये य की मात्रा है, तो इस मात्रा नहीं माफ करिएगा, व्यंजन है, तो इस आ की मात्रा किसमें जाके जुड़ेगा? य के साथ जुड़ेगा। तो य के साथ जुड़ते ही क्या बनेगा? वी या थी। यदि आपको समझ में नहीं आया कि सर ये कहां से आप ले आए आधा द आधा य, तो ध्यान दीजिए, इसको बताने के लिए मैं आपको एक, हाँ चलिए यहां लिखता हूं कि जैसे हम लिखते हैं ना विद्या, विद्या लिखने का मतलब इसको दो तरीके से लिखा जाए। एक तो ये भी सही है, एक विद्या ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही है। विद्या में इसमें भी क्या है, आपको आधा द और य की मात्रा है, आधा द और य मिला हुआ संयुक्त है,
विद्या। तो इसको ऐसे न लिखा, ऐसे लिखा गया है, जैसे इससे मात्रा आके निकालेंगे तो लिखा जाएगा यहाँ इस प्रकार से। तो वो चीजें ध्यान दीजिए, वहां वो समझ में आया तो यहाँ ये भी समझ में आ जाएगा। तो बन गया हुआ विद्यार्थी, और यहाँ भी विद्यार्थी, मतलब मिल करके निकल के सही आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा पोस्टमार्टम सही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। चलिए दूसरा लेते हैं, उदाहरण में उदाहरण दूसरा लेते हैं। विद्यालय के बाद हम लेते हैं देवालय। देवालय है ना, देवालय में क्या होगा कि देव जोर आलय, देव जोर आलय। अब देखिए यहां पर पहले शब्द का अंतिम वह है, वह में किसी का मात्रा नहीं है ना, तो इसमें हलंत भी नहीं है, इसमें नहीं कुछ तो किसकी मात्रा है, तो बोलिएगा नहीं कुछ तो अ की मात्रा इसमें है। क्योंकि आ का कोई मात्रिक चिन्ह नहीं होता है, तो हम वह में से अ की मात्रा निकाल लेंगे। और इधर क्या है, आ की मात्रा है। हम चेक करें कि हमारा संधि विच्छेद सही है कि गलत है। तो अब बताइए बनने वाला विकार क्या होगा, तो आ होगा, आ जोर आ, आ जोर आ, आ जोर आ। ये देखिए आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला लागू हुआ, ये वाला ये लागू हुआ दूसरा में, आ जोर आ। अब बताइए कि जब व से आ की मात्रा निकाल लिए तो व्यंजन बचेगा आधा, आधा। बनने वाला विकार हमेशा क्या बोले, बीच में देना है। उसके बाद यहाँ आ की मात्रा ले ही लिए तो इसके कोई मतलब है नहीं, यहां से हटा दिए। उसके बाद बचा हुआ है ले। अब देखिए कि ये जो स्वर है व्यंजन में जाके जुड़ता है, तो ये यहाँ आकर के क्या करेगा, इसमें साथ जाके जुड़ जाएगा, तो बनेगा देवालय। मतलब हमारा संधि विच्छेद यह भी सही है, चेक कर रहे थे। ठीक है, चलिए देवालय हुआ। उसके बाद हम लेते हैं विद्यार्थी हो ही गया, देवालय हो गया, पुस्तकालय भी इसी का उदाहरण है, मदिरालय भी इसी का उदाहरण है। तो कुछ उदाहरण हम आपको दे देंगे, आप बनाइएगा, तब तक हम दूसरा देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा देखते हैं उदाहरण, हम लेते हैं शब्द गिरीश। एक शब्द है गिरीश, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरीश का संधि विच्छेद होगा, गिरीश का संधि विच्छेद गिरी जोर ईश, गिरी जोर ईश। हम पहले ही बोल चुके दोनों शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होगा। गिरी जोर ईश, तो गिरी का क्या अर्थ होता है, पहाड़, और ईश का अर्थ होता है ईश्वर, देवता, मालिक, है ना, पति, है ना, स्वामी जैसे शब्द प्रयोग होते हैं। तो गिरी मतलब पहाड़ का स्वामी, पहाड़ का राजा, पहाड़ का देवता, ऐसे शब्द आएंगे गिरीश के लिए। तो आप जानिए कि इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा संधि विच्छेद सही है कि गलत है। तो देखिए र में किसकी मात्रा है, इधर वाला है वो, तो क्या कहिएगा, इसमें हर्षई की मात्रा है। इधर क्या है, तो कहिएगा इधर तो सर दीर्घई दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए हर्षई जोर दीर्घई, हर्षई जोर दीर्घई, यहाँ है हर्षई और दीर्घई। देखिए यहाँ मात्रा आपको मिल जाएगा, ये वाला नियम आपके ऊपर लागू हुआ इस पर, हर्षई जोर दीर्घई। तो बनेगा क्या, तो कहिएगा दीर्घई ही बनेगा। अब र से दीर्घई की हर्षई की मात्रा निकल गई तो राधा, तो क्या बनेगा, है ना, आधा। बनने वाला विकार बीच में दीर्घई, उसके बाद ये तो खत्म हुआ, बचा श। तब स्वर किसमें जाके जुड़ मिलता है, व्यंजन में, यहाँ व्यंजन मिल गया तो हो जाएगा बी दीर्घई की मात्रा और श, तो बनेगा गिरीश। समझे, तो गिरीश बना। चलिए हम और लेते हैं अगला उदाहरण, चौथा। हम एक शब्द लेते हैं विधुदय। विधुदय, विधुदय का क्या होगा, तो हो जाएगा विधु जोर उदय। अब देखिए ध में किसकी मात्रा, तो कहिएगा हर्षऊ की मात्रा, और इधर भी हर्षऊ की मात्रा, तो बनेगा दुर्गऊ। तो हर्षऊ जोर दुर्गऊ बराबर दुर्गऊ। कौन सा नियम देख लिए। तो हमने बोला, फिर बता रहे हैं कि दोनों टुकड़े का करने पर कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। तो क्या हुआ, विधु जोर उदय। विधु का अर्थ होता है चांद, और उदय का मतलब होता है निकलना। तो चांद का निकलना क्या कहलाता है, विधुदय। जैसे सूरज का निकलना सूर्योदय कहलाता है। अब देखते हैं कि हमारा संधि विच्छेद सही है कि गलत है। तो जैसे ही ध से हर्षऊ की मात्रा निकला तो ध हो जाएगा आधा, मतलब हलंत। बनने वाला विकार बीच में, और बचा है दय, है ना, तो बनेगा ये सही, इसमें जाकर के जुड़ेगा तो बनेगा बी, और ध में दुर्गऊ की मात्रा और द यह विधुदय। मतलब हमारा संधि विच्छेद यह भी सही है। ठीक है, और पांचवा भी हम ले लेते हैं। पांचवा
हो जाएगा लघुर्मी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? लघु जोर उर्मी। तो हर्षऊ की मात्रा है, यहाँ हर्षऊ निकाल लिए, इधर से दुर्गऊ निकाल लिए, अब बनेगा क्या? दुर्गऊ। हर्षऊ जोर दुर्गऊ, हर्षऊ जोर दुर्गऊ, ये रहा, ये वाला नियम लागू हुआ। अब देखिए हम लिखे लो, घ में हलंत लग जाएगा, चूंकि मात्रा निकल गई, यहाँ बीच में आ जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया, इधर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आकर के ये जुड़ेगा तो हो जाएगा लघुर्मी। अब बताइए, ये भी हमारा सही हुआ शब्दों का पोस्टमार्टम, है ना। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं इसका टुकड़ा करने पर अर्थ नहीं बताए। लघु उर्मी का अर्थ होता है, लघु का अर्थ होता है छोटा, उर्मी का क्या अर्थ होता है? जैसे नदी उदी में जो पानी चलती है ना धार के साथ, तो जो ऊपर नीचे होती है ना पानी की धारें, बहाव, उसी को उर्मी कहा जाता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा होती है, वैसे नदी के वो जो चलने के बाद जो तरंग होती है, तरंगे वो पानी की, उसी को बोला जाता है लघु उर्मी। उर्मी का मतलब वो है जो तरंग चलती है, लघु मतलब छोटा। तो नदी के छोटे छोटे जो तरंगे चलती है ना, लहर जो बहते हैं, उसको लघु उर्मी कहते हैं। जो बड़ा होता है उसको दीर्घ उर्मी बोलते हैं। तो चलिए, ये इतना समझ में आया आपको? यदि इतना आया है तो आपके लिए कुछ होमवर्क दे दें, आप बना आइएगा। तो मैं प्रयास करता हूं कि 2, 4, 5, 10 आपको होमवर्क दे दें और आप उसे करके आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये होमवर्क आपका है। और भी देते हैं, तो आप कविंद्र के बाद महेंद्र देते हैं। देखिए महेंद्र बड़ा ही आसान है, यदि समझ पाए ना तो आपसे बन ही जाएगा, इसमें मुझे नहीं लगता है कि नहीं बन पाएगा। नदीश, भानुदय और छठा बधुत्सव, ठीक है। ये इतना बना के आएगा, यही बहुत सारा है। यदि इतना समझ में आ गया तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 6 गो होमवर्क है। यदि ये समझ में नहीं आएगा तो हम इस पर फिर कल बात करेंगे। आप ये बनाइए, अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो जाए बनाते समय, यदि आप ये बना लिए तब समझिए कि आप संधि समझ रहे हैं, नहीं तो दिक्कत है, ठीक है। और पोस्टमार्टम करके देखिएगा, ये बेहतर तरीका है सीखने की। तो चलिए, हम आज की कक्षा को ही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। और अगली कक्षा में हम गुण संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे, यण और आयादी संधि भी बचे हुए सब पढ़ेंगे। कक्षा अगर अच्छा लगा तो जरूर बताएं और हम आगे कक्षा इसी प्रकार करेंगे। धन्यवाद।